हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं पिछली वीडियो हमारी बदलती पृथ्वी पढ़ा चुकी हूँ। अब वायु पढ़ाने जा रही हूँ और कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल की मैंने करवा दी है और कक्षा 7 की भूगोल की एनसीईआरटी चल रही है। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाती हूँ। और दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको और हर नोटिफिकेशन आ सके आपके पास। इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको अच्छे से पूरा समझ आए। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पूरा थ्योरी पढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी लगवाती हूँ। अगर थ्योरी एक क्लास में नहीं हो तो दूसरी में करवा के मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि दोस्तों सभी नहीं देख पाते हैं ना बड़ी बड़ी। इसलिए मैं मीडियम 20 मिनट 15 मिनट इस प्रकार की बनाती हूँ, 8 मिनट 10 मिनट जितनी कवर हो सके। और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लगवाती जाती हूँ और संपूर्ण ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगी। चलो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना दोस्तों, वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है, फिर पृथ्वी से जो विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक देती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। फिर आगे किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, कारखानों में जब कार के धुएं निकलते हैं ना वायुमंडल में, इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जो इस प्रकार से वायुमंडल कारखानों से जो धुआं निकलता है उसके कारण इसका स्तर बढ़ता है वायुमंडल का, तो फिर इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का भी तापमान बढ़ता है, तो उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। चलो अब पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन अच्छे से समझते हैं हम। क्या आप जानते हैं वो बोल रहे कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। क्या आप जानते हैं जिस वायु का हम सेवन करते हैं ना, वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा होती है हमारे वायुमंडल में, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ये दोनों गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, और जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन। इसके बाद इसके अतिरिक्त कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन परत, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ये कम मात्रा में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये हाइड्रोजन, ये कम मात्रा में पाई जाती है। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिससे वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। जैसे देखो यहाँ, इसको समझ लो पहले। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती हैं ये गैसें। इसके अतिरिक्त बाहर जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अन्य सभी। फिर होती है अन्य सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब होती है। फिर इसके बाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये थोड़ी थोड़ी सी होती है, दोनों ज़्यादा ही होती हैं। इसके बाद नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जो नाइट्रोजन है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। आप समझ सकते हो। आपने ये तो बचपन से भी पढ़ा होगा, बेसिक पता भी होगा, क्योंकि बचपन में ये पढ़े हैं सबने। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं। जरूरी नहीं ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन का भी हिस्सा जाता है हमारे फेफड़ों में। और दोस्तों देखो, फल की टेंशन मत करो, पहले आप कर्म करते जाओ, पढ़ते जाओ, फल जरूर मिलेगा इसका, ऐसा नहीं है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। और बीच में मैं टाइम नहीं गवाती हूँ, बीच में रुकती नहीं हूँ, इसलिए मैं पढ़ाती जाती हूँ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें बातें करवाओ, बातों में ये वो। देखो,
टाइम वेस्ट हर कोई करवाना चाहे, तो फालतू में क्या मतलब है आपके भविष्य के साथ खिलवाड़, हमारे सबके साथ। इसलिए पढ़ने पे ध्यान जरूर दीजिए और पढ़िए। फिर बाद में वीडियो जब लास्ट हो जाती है उसके बाद घर बैठ के आराम से गप्पे मारिए, बातें करिए, जो करना वो करिए। चलो, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उससे बाहर निकाल देते हैं। जब नाइट्रोजन ले लेते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, फिर उसे बाहर भी हम निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की ही आवश्यकता है। परंतु पौधे होते ना, उनको जीवन में नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है पौधों को। चलो, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस, सबसे ज़्यादा मिलने वाली दूसरी कौन है? ऑक्सीजन। पहली नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पेड़ पौधे हमारे चारों ओर, क्यों बोलते हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ? क्योंकि उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमारा जीवन संभव हो सकता है उनके द्वारा। इसलिए एक पेड़ पौधे जरूर लगाइए आप। आपका कुछ नहीं तो आपका बर्थडे आता है उसके दिन एक पेड़ भी लगा दिया ना, एक बर्थडे पर, तो सोचो 20 बर्थडे पे कितने हो रहे हैं? 20 पौधे हो रहे हैं। वो 20 पौधे बढ़कर आपको कितना फल देंगे? बहुत। इसलिए बोलते हैं कि एक पौधा जरूर लगाइए और पौधे से आपको ही ऑक्सीजन प्राप्त होगी। सभी के लिए भलाई है, सब करें तो बहुत अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे पादप होते हैं ना, हरे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अपने साथ में। ऑक्सीजन वापस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते होंगे, ऑक्सीजन वापस देते हैं। ऑक्सीजन जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो वो अपन ले लेते हैं। इसलिए अपन ऑक्सीजन को लेते हैं, इसलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पशु एवं मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। इससे संतुलन बना ही रहता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे पादप लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं, हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसलिए संतुलन ही बना रहता है हम दोनों में, इस प्रकार, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। वायुमंडल में वे खनिज, जो कोयला खनिज तेल होते हैं ना, ईंधनों के जलाने से बहुत ज़्यादा टनों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की छोड़ते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जबकि पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, तो वो लगेंगे नहीं तो वो लेंगे कहाँ? तो वो तो अपने पास आएगी ना। जबकि अपन छोड़ते हैं तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर देता है। अब इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो जलवायु में तो होगी परिवर्तन, प्रभावित होगी जलवायु। इस प्रकार से जलवायु प्रभावित हो जाती है तो हमें दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाओ, जरूरी है लगाना, वो हमारे लिए जीवन ही है एक तरफ से। जैसे जल जीवन है तो वो भी जीवन है, समझो। लगाने के लिए यही समझ लो तो अच्छा है, तभी तो लगा पाएंगे। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। इस वीडियो को डाल चुकी हूँ, जिससे मैं केवल एक क्रम से बताई है और कुछ नहीं, इसमें डिटेल से बताती हूँ मैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल तथा बाह्य वायुमंडल एवं बाह्य मंडल। ये 5 प्रकार के मंडल हैं। जैसे क्षोभमंडल नीचे से स्टार्ट है, ये नीचे से गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 ऐसे इस प्रकार से गए हैं। तो पहला क्षोभमंडल नीचे का पढ़ाई। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
यह क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। जो वायुमंडल है, जो क्षोभ मंडल है, इसी में हम सांस लेते हैं, इसी मंडल में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। देखिए दोस्तों, मैं एक अच्छे से बताऊं, जो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है ना, हम इसी मंडल में मौजूद वायुमंडल में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण सब इसी परत के अंदर ही पड़ती हैं सब, क्योंकि ये नीचे है सबसे, 13 किलोमीटर ऊंचाई पर ही है समथिंग। समताप मंडल, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल जैसे कि यहाँ देख सकते हो, पहले हुआ ये क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, इसी में हम सांस लेते हैं, इसी में ओलावर्षण होती है, इसी में कोहरा, वर्षा सब कुछ होती है। फिर आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में देखते हैं हम, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो समताप मंडल होता है ना, ये क्षोभ मंडल के ऊपर है एवं 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं में लगभग मुक्त होती है। ये जो समताप मंडल है ना, ये बादलों के मौसम संबंधी इन सबसे मुक्त होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार आ भी सकता है, वो आता है कि बादलों से संबंधित कौन सी परत वायुमंडल की मुक्त है, कौन सी परत में इसका संपर्क नहीं। तो समताप मंडल वायुमंडल बादलों से मुक्त है, बादलों की परत ना कुछ ये मुक्त है समताप मंडल। फिर इसके बाद है मौसम भी लिखा ना, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, लगभग मुक्त है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जो समताप मंडल है, इसके अंदर ओजोन गैस की परत भी होती है। इसमें ओजोन की गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल के अंदर जो ओजोन परत होती, तब ओजोन गैस होती ना, ओजोन गैस की जो परत होती ना समताप मंडल के अंदर, वो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती ना, उनसे हमारी रक्षा करती है। ये हम कक्षा 10 में कब से पढ़ते आ रहे हैं कि सब हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, तो ओजोन गैस की परत करती है। वो भी समताप मंडल के अंतर्गत है, समताप मंडल के अंतर्गत है, तो वो हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार से है। फिर मध्य मंडल, फिर आता है समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, जो कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह पहले 13 होगी क्षोभ मंडल, 50 होगी समताप मंडल, 50 होगी समताप मंडल, फिर होगी मध्य मंडल, होगी 80 किलोमीटर की ऊपर पर ऊंचाई पर है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड एवं परत पर आने वाले जल जाते हैं यहाँ पर। फिर आएगा क्या, वायुमंडल। वायुमंडल है मध्य मंडल के ऊपर, वायुमंडल है मध्य मंडल के ऊपर है। तो यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो वायुमंडल होता है ना मध्य मंडल के ऊपर, उसके बाद तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यहाँ आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जो आयन मंडल है ना, वायुमंडल को ही आयन मंडल यही इसी का भाग है। जो वायुमंडल बोलते हैं ना हम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर होता है एक और वायुमंडल। तो ये वायुमंडल ये है, और एक और होता है वायुमंडल, 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 फिर होता है वायुमंडल। तो ये होता है 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और बोलते हैं ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वायुमंडल होता है यानी आयन मंडल, उसको रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है। जो रेडियो संचार होता है ना, उस परत के लिए रेडियो संचार का उपयोग किया जाता है। आगे, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। देखो ये बताया तो रेडियो संचार इससे संबंधित होता है आयन मंडल से। फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल आता है सबसे ऊपर का मंडल होता है, ये है वायुमंडल, सबसे ऊपर का मंडल। तो इसमें आएगा क्या, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। जैसे कि दोस्तों
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होगी वायुमंडल, और फिर इस वायु में हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यही अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं वायुमंडल सबसे ऊपर की मंडल पर, ठीक है। फिर मौसम एवं जलवायु, इसमें मौसम एवं जलवायु मोस्ट पढ़ा देती हूँ, पूरा क्यों रिपीट करोगे। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। जो दीर्घ काल होती है उसमें किसी स्थान का मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इस प्रकार से हो जाता है। और क्या, इधर फिर चलते हैं नीचे। तापमान यहाँ पर तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जो सूर्य से आती है ना ऊर्जा, वो उसे पृथ्वी रोक लेती है, उसको कहते हैं आतपन। सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार का घटता जाता है। जो सूर्य ताप, मैंने ध्रुव पढ़ा दिया है सब, जो सूर्य ताप से आती हुई ऊर्जा होती है ना, वो ध्रुवों पर कम हो जाती है तापमान, और बीच में उष्णकटिबंधीय यानी भूमध्य रेखा पर तेज हो जाता है वो तापमान। इस प्रकार से समझा गया है। दोस्तों, मैं आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और फिर आगे मैं पढ़ाऊँगी वायुदाब से आगे पढ़ाऊँगी, जिससे ये वाला समझ आएगा। अभी मैंने वायुमंडल पढ़ाया, पूरा वायुमंडल कैसा है, कितने प्रकार का है, क्या है, तो मैंने वहाँ तक पढ़ा दिया। अब पढ़ाऊँगी मैं वायुदाब से स्टार्ट करूँगी, तो आपको इस प्रकार से वायुमंडल का पूरा चित्र बता के इसमें बताऊंगी कि कहाँ उष्णकटिबंधीय है, कहाँ उपोष्ण है, कहाँ ध्रुवीय है, कहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है, कहाँ पर मकर रेखा, कहाँ पर कर्क रेखा। इस प्रकार से सारा डिटेल्स में पढ़ाऊंगी इसमें मैं। और स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, और प्राक चक्रवात कैसे होता है, इस चक्रवात के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी डिटेल से। चक्रवात, प्रकृति की आवेश, पूरा पढ़ाऊंगी मैं, अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगी इसको। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी अगली वीडियो में। थोड़ा सा ही रह गया, इसके अगली वीडियो डालूंगी मैं, उसमें पूरा पढ़ाने के बाद उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसलिए इस वीडियो को देखिए, अगली वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे आपको, तो आपको समझ आएगा कि हाँ आपने कितना अचीव किया है। इसलिए आप वीडियो को लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ऑल बटन पर क्लिक भी कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहें, जिससे आप आगे की तैयारी अच्छे से कर सको। एनसीईआरटी की बुक्स में पूरी पढ़ाऊंगी, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगवाऊंगी दोस्तों। तो आप सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं भी आगे के लिए पढ़ूँ। लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए वीडियो को, जिससे मैं आगे पढ़ा पाऊँ। आगे के लिए मेरा मेरा मन हो कि हाँ मैं पढ़ाऊँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा सबसे, तो मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना मुझे देखने के लिए थैंक यू। आप देखिए प्लीज़, और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, जो लाइटर करके रखे हूँ मोस्ट, क्योंकि जो और भरा है कि थोड़ा यहाँ वहाँ से, वो नहीं, जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके अतिरिक्त ही पढ़ाऊँगी। क्योंकि एग्ज़ाम में अपन को स्मार्ट पढ़ाई चाहिए, स्मार्ट तरीके की पढ़ाई हुई चाहिए, और जो मोस्ट है वही चाहिए। क्योंकि उसमें ये नहीं है कि तुम ऐसे तो रटते रहें, उससे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो हमको क्या करना है कि मोस्ट पढ़ते जाना है, उसके क्वेश्चन आंसर भी लगाते जाना है। फिर इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर मैं ही आपको बता दूंगी पहले से कि मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर लगवा रही हूँ। तो आप उनको अटेंड कीजिए और उनको लगाइए। जितने टाइम पर मैं भी करवाती जाऊँगी, आप भी अपने स्कोर देखते जाना, तो आपको जितना अचीव होगा मैं उसके बाद पूरे आंसर करवाऊँगी। तो आप उसके अनुसार आप अगर आपने प्रीवियस पेपर लगवा लिए ना, सीटेट या कोई भी MPPSC के, तो उन्हीं से बेस बनता है। क्योंकि अगर आपने उसमें अच्छे नंबर अचीव कर लिए ना, तो समझो आप आगे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अच्छी तरह से। क्योंकि केवल बुक पढ़ने से, बुक क्वेश्चन आंसर लगाने से कुछ नहीं होता। क्योंकि उसमें गवर्नमेंट में जो अभी एग्ज़ाम बन रहे हैं ना, एग्ज़ाम पेपर ऐसे बन रहे हैं कि देखने से भी अच्छे से अच्छे पढ़े नीचे आ जाते हैं। क्योंकि उनका बेसिक तो होता नहीं है, बस मोस्ट पढ़ लिए, ऊपर का पढ़ लिया, फ्री
क्योंकि बेसिक पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, तब जाके क्वेश्चन आंसर लगाओ, प्रीवियस पेपर लगाओ, तब जाके निकलता है एग्जाम, ऐसे ही नहीं निकल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, पूरा पढ़ो थ्योरी, तभी आपका एग्जाम निकलेगा दोस्तों, ऐसे नहीं निकलता है। क्योंकि देखो मैं इतनी अच्छे से थ्योरी से मेहनत कर रही, आपको पढ़ा रही, तो आपको बस कान लगा के सुनना ही तो है और देखना है, बस जो आपको लगा उस पर नज़र मारते जाना है कि हाँ ये ध्यान में रखना है, बस ध्यान में रखना है। टाइम नहीं हो तो मोबाइल चालू करके रख दीजिए और सुनते जाइए, तब भी आपका काम बन जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, आपको इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।